नमस्कार बच्चों, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, आज मैं आपके लिए विषय लेकर आई हूँ पाठ लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यानंद जी। आइए पाठ का सारांश जान लेते हैं। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन बहुत ही शानदार ढंग से किया है। लेखक राहुल जी ने यह यात्रा सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और भारतीयों को तिब्बत यात्रा में जाने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए लेखक ने यह यात्रा छद्म वेश धारण करके, यानी वेश बदलकर की थी। वो अपने असली रूप में न जाकर एक भिखारी के वेश में तिब्बत यात्रा में गए थे। लेखक ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तब फतेह कलिम्पोंग का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। वैसे यह मुख्यतः व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, जिससे होकर व्यापारी व सैनिक आते जाते थे, परंतु इसी रास्ते से नेपाल व भारत के लोग भी आते जाते थे। इसीलिए लेखक ने इसे उस समय का मुख्य रास्ता बताया है। लेखक कहते हैं कि रास्ते में जगह जगह पर चीनी फौजों की चौकियां व किले बने हुए थे, जिसमें चीनी सैनिक रहा करते थे, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से टूट चुके हैं और वीरान भी हैं। लेकिन उन किलों के कुछ हिस्सों में वहां के किसानों ने आज अपना बसेरा बना लिया है, इसीलिए उन किलों के कुछ हिस्से आबाद थे। ऐसे ही एक परित्यक्त चीनी किले अर्थात छोड़ा हुआ जो किला था, उसमें लेखक व उनके मित्र चाय पीने के लिए रुकते हैं। जब उन्होंने देखा कि उस समय तिब्बत में जाति पाति, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं था, ना ही वहां की महिलाएं पर्दा करती थी। हाँ, चोरी के डर से निम्न स्तर के भिखारियों को घरों में घुसने नहीं दिया जाता था, मगर फिर भी वहां की एक परंपरा थी कि अपरिचितों के घरों के अंदर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी। अपरिचितों द्वारा चाय का सामान देने पर घर की महिलाएं, चाहे वो बहू हो या सास हो, उन्हें चाय बनाकर दे देती थी। वहां पर मक्खन व नमक की चाय पी जाती है जी। अब इसके आगे देखते हैं कि वहां पर लोग जो हैं अपनी सुरक्षा के लिए सभी अपने पास हथियार रखते थे। परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के बाद जब वो आगे चलने लगे तो एक व्यक्ति ने उनसे 2 चीटें, बच्चे चीटें कहते हैं प्रवेश पत्र को, यानी राहदारी मांगी। ये चीटें उन्हें गांव के एक पुल को पार करने के लिए देनी पड़ती थी। पुल पार करने के बाद वो थोडला के पहले पड़ने वाले आखिरी गांव में पहुंच जाते हैं। यहाँ उनके मित्र सुमति, ठीक है, जो राहुल के बौद्ध भिक्षु दोस्त भी थे, उनकी पहचान होने के कारण भिखारी के वेश में होने के बाद भी उन्हें वहां अच्छी जगह रहने को मिल जाती है। लेखक कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो इसी रास्ते से वापस लौटे तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और उन्हें एक झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, जबकि वे उस वक्त भिखारी नहीं बल्कि भद्र कहते हैं बेटा अच्छे व्यक्ति, यानी उच्च कुल के जो दिखते हैं, ऐसे यात्री के वेश में थे। लेखक ने अपनी यात्रा का अगला लक्ष्य जो है वो डाडाग यानी पहाड़ थोडला जो उसको पार करना था उसके विषय में बताते हुए लिखा है कि ये उनकी चढ़ाई का सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। आप देख ही रहे हैं, यहाँ लिखा है 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान भी नहीं था। एक ऐसी सुनसान जगह थी जहां डाकू आसानी से छिप सकते थे, यानी कि डाकुओं के छिपने की यह सबसे सुरक्षित जगह थी और सरकार भी इस तरफ लापरवाह थी। इसीलिए यहाँ अक्सर लूटपाट और हत्याएं हो जाती थी। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी, परंतु मन में एक डर जरूर था, क्योंकि वहां हथियार रखने पर कोई भी कानून लागू नहीं होता था। लोग लाठी की तरह बंदूक को लेकर घूमते थे। लेखक का अगला पड़ाव लंगकोर था, जहां से तकरीबन 16-17 मील की दूरी पर था। इसीलिए दूसरे दिन उन्होंने अर्थात लेखक और उनके दोस्त सुमति ने डाड़े की चढ़ाई घोड़े से की। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दे रहे थे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखाई दे रही थी।
वहाँ स्थानीय देवता का एक मंदिर भी बना था। पहाड़ों पर जो हरियाली थी वो बहुत कम थी। ऐसा लगता था कि समय की मार ने और लोगों की जो लोभ है उसने वहाँ पर पहाड़ों पर पेड़ों का जो काटना है वो काफी हद तक लागू कर रखा था। पहाड़ से उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, जिससे उनके सभी साथी आगे निकल गए। लेखक रास्ता भटक गए। वे दाएं की बजाय बाएं रास्ते की ओर लगभग 1.5 मील आगे की ओर चल दिए। बाद में जब उन्होंने इस बात का ध्यान किया तो लोगों से पूछकर वापस सही रास्ते पर वो आए, मगर तब तक उन्हें काफी देर हो गई थी, जिससे उनके मित्र जो थे वो सुमति नाराज हो गए थे। परंतु जल्दी ही उनका गुस्सा ठंडा हो गया और वे अपनी जान पहचान के अपने यजमान के साथ एक बड़ी अच्छी जगह पर ठहरे। उसके बाद वो तिंगरी के मैदान में पहुंचे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक सुंदर टापू था, जिसके सामने एक छोटी सी सुंदर पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति, जो लेखक के दोस्त थे, उनके बहुत सारे परिचित थे, इसीलिए वो उनसे मिलना भी चाहते थे और उन्हें बोध गया से लाए गए कपड़ों के गंडे या ताबीज भी देना चाहते थे। परंतु लेखक ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और लहासा पहुंचकर उन्हें पैसे देने का वादा भी किया। इस बात पर सुमति मान तो गए, लेकिन चुप होकर उन्होंने आगे बढ़ना ही शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसीलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। कुली न मिलने पर अपना सामान भी अपनी पीठ पर लाद कर चलना पड़ रहा था और हाथ में उनके डंडा था। हाथ में डंडा लिए हुए वे चुपचाप चल रहे थे। सुमति यहाँ पर एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बहाना बनाकर लेखक को शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी। इन जागीरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बौद्ध मठों को भी जाता था। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद को करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। बेगार कहते हैं बेटा बिना पगार के। बौद्ध भिक्षु भी खेती की निगरानी करते थे। शेखर की खेती के मुखिया नमसे, वो उनसे बौद्ध भिक्षु से मिले। उनके मठ में एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। लेखक इन्हें पढ़ने में व्यस्त हो गए। इसी दौरान उनके मित्र सुमति ने आसपास के अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने खुशी खुशी मान लिया। दोपहर तक अपने यजमानों से मिलकर सुमति वापस आ गए। चूंकि तिंगरी वहां से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदा होकर आगे चल दिए। बेटा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेटा, आपके रुचि के अनुसार और सुविधा के लिए सभी विषय प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं और आगे आने वाली वीडियोस में भी आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए बहुत सारे प्रश्नोत्तर इसमें डाले जाएंगे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।